आइए दोस्तों मिलकर सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाते हैं। और आप सभी को बता दूं कि यह क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत का संग्राम है, जहां हर दिन एक नया पड़ाव है और हर विषय आपको सफलता के और करीब लेके जाता है। और आज का क्लास ग्रंथि एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि कल के डेट पे एंजाइम्स से 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। सो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ग्रंथि टॉपिक को कवर किया दोस्तों, और उसके बाद में आगे का जो टॉपिक होगा दोस्तों, जिसमें कि मैं एंजाइम्स को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अभी हम यहाँ पे इस क्लास में ग्रंथि को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, और इस टॉपिक को मैं अपने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। सो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को भी आप जरूर से देख लीजिएगा, या फिर अच्छा से आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए ये हमें पता नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि कल के डेट पे इन्होंने जो है एंजाइम्स से पूछ लिया था, और कुछ नए जो टॉपिक्स मुझे देखने को मिले थे वो मैंने वहां पे एनालिसिस वाली क्लास में बता दिया था। ठीक है, सो वो उन टॉपिकों को भी आपको अच्छा से देख कर जाना है। और आज की क्लास में हम यहाँ पे ग्रंथि को समझेंगे दोस्तों। और ग्रंथि जो जहां तक मुझे लगता है कि जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उन सभी को पता है दोस्तों कि ग्रंथि क्या होता है, और कि आपने पढ़ रखा होगा। फिर भी मैं सरल शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि हम ग्रंथि को पढ़े दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि 15 से 20 मिनट का एक पूरा कंप्लीट क्लास होगा। सो इस क्लास में हम ग्रंथि को कवर करेंगे, और मैं ज्यादातर उन्हीं पॉइंटों को हाईलाइट करूंगा दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। यानी कि जो महिला पर्यवेक्षक है जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस आधार पर मैं आपको पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों ग्रंथि की, तो सबसे पहले हम ग्रंथि को यहाँ पे सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि हम कह सकते हैं दोस्तों कि वे विशेष अंग या फिर ऊतकों का समूह, जो शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स और अन्य स्त्राव उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रंथि। और ये स्त्राव जो है दोस्तों, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने और साथ साथ बनाए रखने और जो है विनियमित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा दोस्तों, ग्रंथियां वो होती है, या ग्रंथियों को हम कह सकते हैं कि विशेष अंगों का समूह या ऊतकों का समूह, जो खासकर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स और अन्य जो स्त्राव है उनको उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रंथि। और ये सामान्यतः विभिन्न जैविक क्रियाएं, जैसे कि पाचन क्रिया हो गया, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ऑक्सीजन हम ग्रहण यानी कि ग्रहण करते हैं, फिर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो पूरी जो प्रक्रियाएं हो रही है, वो किनके माध्यम से हो रही है? वो ग्रंथियों के माध्यम से हो रही है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रियाएं हैं, उनको जो नियंत्रित करने का कार्य किनका होता है? ग्रंथियों का होता है। ठीक है, और हम एक एक ग्रंथि को देखेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों यहाँ पे ग्रंथि है। ठीक है, सो इसका सरल शब्दों में हमने यहाँ पे जो है इसको जो एक्सप्लेन करके मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण मुख्य कार्य हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पहला जो आपको याद रखना है, हार्मोन्स का उत्पादन करने का कार्य जो है ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद रखें दोस्तों कि यह शरीर के यानी कि विभिन्न कार्यों में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि हार्मोन्स का उत्पादन जो है हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है, और शरीर के विभिन्न कार्यों में संतुलन बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। और साथ ही साथ पाचन हो गया, वृद्धि और विकास और प्रजनन, और साथ ही साथ चय अपचय जैसे जो प्रक्रियाएं होती हैं, इनको भी नियंत्रित करने का कार्य इसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों ग्रंथियों के प्रकार, और बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं यहाँ पे। सो पहला जो प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है अंतःस्त्रवी ग्रंथि, और एक होता है बाह्यस्त्रवी ग्रंथि। एक एक को हम देखेंगे, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, जिसे मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक को हम यहाँ पे स्पीड से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम नजर डालते हैं अंतःस्त्रवी यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, सो अंतःस्त्रावी स्त्रावी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों? वे ग्रंथि होते हैं दोस्तों, जो सीधे रक्त प्रवाह में अपने स्त्राव को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या याद रखना है कि अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि होती है, ये वे ग्रंथियां होती हैं जो खासकर यानी कि रक्त का जो प्रवाह इनमें होता है दोस्तों, कि अपने स्त्राव को यानी कि कैसे छोड़ते हैं? सीधे, यानी कि ये ग्रंथियां सीधे रक्त प्रवाह को यानी कि छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, कि इसके द्वारा जो उत्पन्न हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंत स्त्रावी ग्रंथि है दोस्तों, इनके द्वारा जो उत्पन्न हार्मोन्स होते हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के जो जैविक क्रियाएं होती है, यानी कि जो अंदर की जो क्रियाएं होती है, जैसे पाचन हो गया, या फिर
जो है हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर जो पाचन होने के बाद में जो अलग-अलग पदार्थों में जो हमारा भोजन जो टूटता है, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, जैविक प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सब किसके माध्यम से हो रहा है? वो हो रहा है अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के माध्यम से, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और इनमें भी खासकर यहाँ पे वाहिनियाँ नहीं होती, बहुत ही वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्त्रावी जो ग्रंथियाँ हैं, वो कैसी ग्रंथियाँ हैं? क्या उनमें वाहिनियाँ पाई जाती है या नहीं? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कोई वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों, इसीलिए इन्हें डक्ट रहित ग्रंथियां भी कहा जाता है, ठीक है? So ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने अब आपको बताया कि ये सीधे रक्त को कैसे सीधे प्रवाहित करते हैं और इनमें हार्मोन्स यानी इनके जो हार्मोन्स होते हैं, ये खासकर जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और सेकंड और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, क्या कि यह जो है यानी कि इसमें वाहिनियाँ नहीं होती है, ठीक है? इसके बाद में मैं अब आपको शॉर्टकट लेके चलता हूँ ग्रंथियों की ओर। वैसे यदि हम देखें दोस्तों, तो एक-एक ग्रंथि को यदि पढ़े तो बहुत ही लंबा क्लास हो सकता है। लेकिन मैं आपको महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से और अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से यदि हम देखें, तो इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे और हो सकता है कि यदि क्वेश्चन डिटेल में आपसे पूछा जाए, अभी फिलहाल में भी तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चनों का जो लेवल है, वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। उतना डीपली डिटेल में नहीं पूछ रहा है। यदि ऐसा कुछ पूछता है क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो फिर मैं आपको आपके लिए इसी क्लास को और अच्छा से बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है? फिर यदि हम बात करें दोस्तों हार्मोन्स, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रंथियों की, तो यहाँ पे हम एक एक ग्रंथियों को देखते हैं। तो पहला है दोस्तों जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, और ये पीयूष ग्रंथि खासकर हार्मोन्स यानी कि जो वृद्धि हार्मोन्स और साथ ही साथ प्रोलैक्टिन यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और साथ ही साथ जो है टी एच जिसे कहा जाता है टी ए सॉरी एस एच, ठीक है? टी एस एच एडीएच, ठीक है? सो ये हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, क्या क्या है? टी एच और एच, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है टी एस एच, ठीक है? टी एस एच हार्मोन्स और साथ ही साथ एच, सॉरी माफ कीजिएगा, ए है, ठीक है? ए है और डी है और एच, ठीक है? सो ये वे हार्मोन्स होते हैं दोस्तों जो किसके द्वारा जो है स्त्रावित किए जाते हैं, सो ये किए जाते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है? सो ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया। पहला आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन्स जो कि वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इसके बाद में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, ये किसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? सो ये किए जाते हैं दोस्तों किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है जो है पीयूष ग्रंथि को द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पे टी एस एच, ठीक है? टी एस एच जो है ये ग्रंथि यानी कि यह जो हार्मोन्स है दोस्तों, ये भी किसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ सेकंड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको, जो कि एडीएच, ठीक है? तो ये क्या दोस्तों, एडीएच हार्मोन्स भी जो है किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान होंगे दोस्तों कि ये वो नाम होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि साइंस के कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। जैसे वृद्धि हार्मोन्स तो क्या ठीक हो गया, जो प्रोलैक्ट यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो गया, या फिर कुछ अन्य जो नाम आएंगे दोस्तों, उनको बार बार आपको रिपीट या फिर बार बार रिवीजन उनका करना होगा। और यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार जो टेस्ट देते हो, या फिर जो है क्वेश्चनों को रिपीट यानी कि रिपीट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उन शब्दों से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? सो आपको एक दो बार पढ़ना होगा, ठीक है? इसके बाद में इसके जो मुख्य कार्य है दोस्तों, खासकर वृद्धि के लिए सहायक होता है पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में जो है विकास के लिए आवश्यक होता है, और साथ ही साथ जल संतुलन को बनाए रखने के लिए भी सहायक होता है, ठीक है? और साथ ही साथ प्रजनन तंत्र के लिए सहायक होता है, ठीक है? सो आपने देखा दोस्तों पीयूष ग्रंथि का मैंने जो मुख्य हार्मोन्स स्त्रावित करने वाले हार्मोन्स बता दिया यहाँ पे, और इसके मुख्य कार्य बता दिया, ठीक है? सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को देखा। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों थायराइड ग्रंथि को, और थायराइड को ग्रंथि को भी मैं बहुत ही डिटेल से और एकदम से जो है शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स यहाँ पर निकलते हैं दोस्तों? तो इससे निकलते हैं दोस्तों जो है ट्राई आयोडियो यानी कि ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है? जिसे कहा जाता है T3, ठीक है? तो ये हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं निकलते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स भी इसी से निकलता है। अब ये हार्मोन्स आपसे बहुत ही ज्यादा जो है इसकी संभावना जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है पूछे जाने की, ठीक है? तो ये हार्मोन्स को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? इसके बाद में यह जो इसके जो मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों, चय अपचय दर को नियंत्रित करने का कार्य रहता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, पैरा
थायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है। और ये हार्मोन्स निकलते हैं और इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, इनका जो मुख्य कार्य है वो है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जो खासकर जो ग्रंथि है दोस्तों, जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि का जो मुख्य कार्य क्या है, सो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथि को, ठीक है। जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, जो अधिवृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क जो ग्रंथि है दोस्तों, इससे निकलता है क्या, कौन सा हार्मोन निकलता है, पहला एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसके बाद में जो है कोर्टिसोल, जो यहाँ पे जो है ये हार्मोन यहाँ पर निकलता है, ठीक है। साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन यानी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, ठीक है। सो ये तीन हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। सो पहला जो है एड्रेनालिन ग्रंथि, इसके बाद में कोर्टिसोल ग्रंथि और माफ कीजिएगा हार्मोन्स, और नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और ये हार्मोन्स यानी कि यहाँ ये जो इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, होता है तनाव प्रक्रिया को बनाए रखना और साथ ही साथ रक्तचाप और जल संतुलन को बनाए रखने में ये मुख्य कार्य करते हैं, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में अग्नाशय, जो कि अग्नाशय से कल हार्मोन्स पूछ लिया गया था दोस्तों कि कौन सा हार्मोन्स जो है यहाँ से स्त्रावित होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से इस प्रकार से पूछा गया था, माफ कीजिएगा एंजाइम्स पूछा गया था, ठीक है। सो इस प्रकार से हम एक एक को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। यदि हम बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय से कौन सा यहाँ पे हार्मोन्स निकलता है दोस्तों, तो इससे हार्मोन्स निकलेगा यहाँ पर कौन सा, तो इंसुलिन हार्मोन्स, और एक निकलता है दोस्तों जिसे कहा जाता है ग्लूकागोन हार्मोन्स, ठीक है। तो पहला क्या है, इंसुलिन यानी कि इंसुलिन हार्मोन्स, और उसके बाद में ग्लूकागोन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में रक्त में शर्करा, और साथ ही साथ जो है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है दोस्तों, जो अग्नाशय से होता है, ठीक है। यानी कि अग्नाशय से जो निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो हमने देखा। इसके बाद में इसकी जो मुख्य कार्य है वो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य है, ठीक है। इसके बाद में ग्लैंड को हम देख लेते हैं दोस्तों। और यदि हम बात करें दोस्तों ग्लैंड की, तो ग्लैंड से जो है खासकर हार्मोन्स जो निकलते हैं दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो कि ये महिलाओं में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो टेस्टेरोन होता है दोस्तों, ये टेस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। ये दो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ग्लैंड यानी कि ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। और जो अंडाशय और वृषण से निकलता है दोस्तों, वो निकलता है जो है टेस्टेरोन से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अंडाशय से कौन से निकलता है, यानी कि अंडाशय और वृषण से कौन से निकलता है, सो जो वृषण से निकलता है दोस्तों वो निकलता है टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों में भी पाया जाता है। और जो अंडाशय जो होता है इसमें क्या निकलता है, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो कि खासकर कहाँ पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है दोस्तों, ये खासकर प्रजनन एवं लिंग यानी कि लैंगिक विकास के लिए सहायक होता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में और कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, और उनको हम यहाँ पर समझते हैं। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखा दोस्तों, और एक एक को हम यहाँ पे समझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा से इसको देखा होगा, ठीक है। और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथि, यानी कि यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों को हम यहाँ पे देखेंगे। और ये खासकर अपने स्त्राव को वाहिनियों के माध्यम से स्त्रावित करती थी, जबकि इससे पहले जो हमने देखा था दोस्तों, उन ग्रंथियों में जो वाहिनियां वहां पर नहीं पाई जाती थी, जबकि जो बाह्य ग्रंथि यानी कि बाह्य ग्रंथि है, इनमें अंतःस्रावी यानी कि इनमें जो वाहिनियां पाई जाती है, ठीक है, इनकी वाहिनियों के माध्यम से शरीर में विभिन्न भागों यानी कि विभिन्न भागों में ये स्त्राव करती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये पाचन त्वचा और यानी पाचन त्वचा की रक्षा करता है, साथ साथ शरीर को चिकनाई प्रदान करने में सहायक होता है। तो ये होते हैं दोस्तों कौन से, बाह्य यानी कि बाहरी जो ग्रंथियां हैं वो है, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ ग्रंथियां देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला बाह्य स्रावी ग्रंथियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सो पहला जो ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों लार ग्रंथि, ठीक है। सो लार ग्रंथि से जो यहाँ पे जो स्त्राव होता है दोस्तों, वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है लार, है ना। क्या होगा, लार ग्रंथि से लार स्त्रावित होगा, साथ ही साथ जो है कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है, यहाँ से होगा एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। सो लार शायद मुझे जहां तक लगता है कि कल यहाँ से भी एग्जाम पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम यहाँ से स्त्रावित होता है लार से, ठीक है। सो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया था, यदि ये क्लास
आपने कल यानी कि जिनका भी कल एग्जाम था उन्होंने यदि ये क्लास देख के गए होंगे, ये जो टॉपिक है ये पढ़ के गए होंगे, तो दोस्तों उनका नंबर यहाँ से 1 पक्का था। बस इतना ही जो सेंटेंस है आप देख पा रहे होंगे, यहीं से आपके 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो गया। ठीक है, सो लार ग्रंथि से क्या निकलता है दोस्तों? पहला तो लार और साथ ही साथ एमाइलेज एंजाइम्स निकलता है। ठीक है, और ये खासकर भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों पसीना, पसीना ग्रंथि जिसे कहा जाता है ग्लैंड। ठीक है, यानी कि स्वेट ग्रंथि। ठीक है, तो ये है दोस्तों खासकर पसीना यहाँ से निकलता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का ये कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, जिसे हिंदी में कहा जाता है तेल ग्रंथि। ठीक है, और इसमें खासकर क्या निकलता है दोस्तों? इसमें खासकर सीबम निकलता है। अब ये सीबम को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और यदि हम बात करें दोस्तों इसके कार्य की, तो ये त्वचा को नम और सुरक्षित प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद में आंसू ग्रंथि को हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, और जिसे कहा जाता है लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, सो लैक्रिमल ग्रंथि से खासकर यहाँ से आंसू निकलते हैं दोस्तों, और ये जो है आंखों की सफाई और नमी बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद में है दोस्तों जठर ग्रंथि, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से निकलता है और साथ जिसे कहा जाता है HCl। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पेप्सिन यहाँ से निकलता है दोस्तों, जो कि खासकर भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं यकृत को, जिसे कहा जाता है लिवर, और यहाँ से निकलता है दोस्तों पित्रस। ठीक है, और यह जो खासकर वसा को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों? भाई स्त्रावी ग्रंथि, और भाई स्त्रावी ग्रंथि में मैंने लार ग्रंथि के बारे में बताया, जो कि एमाइलेज एंजाइम्स यहाँ से निकलता है, जो कि कल एग्जाम में पूछा गया था, और इसका कार्य खासकर भोजन को पचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में जो है पसीना ग्रंथि जिसे कहा जाता है दोस्तों स्वेट, यानी कि स्वेट ग्लैंड या ग्रंथि, जो कि पसीना यहाँ से निकलता है, और ये खासकर शरीर में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बताया था मैंने दोस्तों, जिसे कहा जाता है हिंदी में तेल ग्रंथि, और इससे क्या निकलता है? सीबम। ठीक है, और ये खासकर त्वचा को नम और सुरक्षित प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा था दोस्तों आंसू ग्रंथि, जो कि यहाँ से आंसू निकलता है और आंखों की सफाई और नमी बनाए रखने के लिए ये सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जठर रस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जठर रस में खासकर यहाँ से जो निकलता है दोस्तों, वो निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही साथ पेप्सिन। ठीक है, और ग्रंथि को बचाने में ये मदद करते हैं दोस्तों। और साथ साथ पित्रस की यदि हम बात करें, सॉरी माफ कीजिएगा, यकृत की, तो यहाँ से निकलता है पित्रस, और ये वसा को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों प्रकार की ग्रंथियों को देखा दोस्तों। पहला हमने देखा अंतःस्रावी ग्रंथि, और अब देख रहे हैं भाई स्रावी ग्रंथि। इसके बाद में लास्ट बचता है दोस्तों, वो है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, सो मिश्रित ग्रंथि को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि होती है दोस्तों जिसमें कि भाई स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि दोनों का मिक्सअप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये वे हार्मोन्स होते हैं दोस्तों जो स्त्रावित करते हैं, यानी कि भाई और जो अंतःस्रावी और भाई स्त्रावी दोनों प्रकार के गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। और वो है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, वो है अग्नाशय। ठीक है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो उनका तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। सो अग्नाशय, अग्नाशय एक ऐसा हार्मोन्स है दोस्तों जो भाई और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की जो स्रावन है वो यहाँ से होता है दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, इस ग्रंथि से। ठीक है, जिसमें कि इंसुलिन और ग्लूकोज हार्मोन्स के रूप में स्रावित ये करता है, साथ साथ पाचक एंजाइम भी यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि गोनेट्स जिसे कहा जाता है अंडाशय, अंडाशय और वृषण, ये खासकर लैंगिक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, या फिर एस्ट्रोजन हो गया, जो है एस्ट्रोजन हो गया, ये इत्यादि बनाते हैं। और ये खासकर गैमेट्स यानी कि शुक्राणु और अंडाणु भी यहाँ से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है महिला पर्यवेक्षक के लिए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में कुछ महत्व में आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ फैक्ट जो कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चय अपचय को नियंत्रित करने का कार्यक्रम किसका होता है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि का, जो कि शरीर की ऊर्जा को, यानी कि शरीर की ऊर्जा की खपत को संतुलित करने का कार्य किसका, यानी कि किसका होता है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि का। ठीक है, इसके बाद में तनाव प्रक्रिया, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है ना दोस्तों, ये एड्रेनालिन हार्मोन्स निकालकर क्या करती है? निकालकर शरीर को लड़ाई, यानी कि शरीर को लड़ाई या भगाने की स्थिति को तैयार करती है। ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो शरीर में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए क्या, कौन सा हार्मोन है दोस्तों? यहाँ पे जो, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या है दोस्तों? एल्ड्रोजन और साथ ही साथ एडीएचडी हार्मोन्स यानी कि इस पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रजनन और जो है विकास के लिए नियंत्रित हार्मोन्स क्या है दोस्तों? वो है, वो ग्रंथियां हैं, वो है ग्लैंड हो गया, या फिर प्यूल ग्रंथि हो गया, या फिर प्रजनन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और रक्त में शर्करा स्तर को संतुलित करने का जो कार्य किया जाता है दोस्तों, वो करता है अग्नाशय, इंसुलिन और साथ ही साथ यानी कि ग्लूकागॉन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स थे जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों ग्रंथियों से कुछ रोग जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और अभी जो रोगों का जो श्रृंखला है दोस्तों महिला परिप्रेक्ष्य में पूछे जाने का, वो बहुत ही गजब है, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला मधुमेह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये किस ग्रंथि के कारण होता है दोस्तों? जो मधुमेह रोग होता है दोस्तों, यानी कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है यहाँ से मधुमेह में? तो मधुमेह में अग्नाशय प्रभावित होती है। ठीक है, और कारण क्योंकि इंसुलिन की कमी यहाँ पर हो जाती है और साथ ही साथ उच्च रक्त शर्करा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा हाइपोथायराइजिम, है ना, हाइपोथायराइजिम। इस ग्रंथि यानी कि इसके माध्यम से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो वो होती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि, क्योंकि यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, साथ ही साथ सुस्त वजन यहाँ पर बढ़ना लग, यानी कि सुस्ती वजन बढ़ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है हाइपर थायरो हाइपर थायरोजिन, है ना। तो ये वो हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं ये वो रोग होते हैं जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। किसी को प्रभावित करते हैं? ये भी थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं, और इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स तेजी से दिल धड़कना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा बीमारी है? हाइपर थायराइडिज्म, है ना। तो ये आप याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों जो कि एडिशन। एडिशन जो रोग है दोस्तों खासकर अधिवृक्क ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिसमें कि कोर्टिसोल हार्मोन्स की कमी यहाँ पर हो जाती है। साथ ही साथ कमजोर वजन, यानी कि वजन यहाँ पे कैसे होने लगता है? घटने लगता है, कमजोरी में वजन घटने लगता है। इसके बाद में यानी कि कुशिंग सिंड्रोम, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पर प्रभावित होता है दोस्तों इस बीमारी से, और इसमें भी कोर्टिसोल की अधिकता हो जाती है, साथ ही साथ मोटापा और उच्च रक्तचाप की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों लास्ट बीमारी जो कि गायनेको जो है माइस्टिटिया, जो ये जो रोग है दोस्तों गायनेको मस्टिया, जो ये जो रोग है दोस्तों खासकर जो गोनेटिक्स यानी सॉरी माफ कीजिएगा गोनेट्स ग्रंथि को ये प्रभावित करता है, और ये खासकर पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों ग्रंथियों के कारण यानी ग्रंथियों से संबंधित कुछ रोग, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ शब्द तो ऐसे हैं दोस्तों कि जो हमें पढ़ने में या फिर हमें समझने में ही बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम इतने देर तक इतने यानी कि एग्जाम हॉल तक कैसे याद रख पाएंगे, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको 2 से 3 बार इनको बार बार जो है इसका बार बार देखना है दोस्तों, तो ही आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। या फिर आप यदि प्रैक्टिस करते हो, बार बार रिवीजन करते हो या फिर टेस्ट लगाते हो, तो आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हल कर पाओगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। इसके बाद में जो है थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन्स स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, और इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों टॉप 50 और टॉप 20। ठीक है, तो वो क्लास आप देख लीजिएगा। फिर यदि हम बात करें दोस्तों इस क्लास की, तो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और बहुत ही शॉर्ट मैंने इस क्लास को ले लिया, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन बनने की संभावना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ से लार ग्रंथ यानी कि लार एंजाइम से और साथ ही साथ अग्नाशय से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, और इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे इस क्लास को कंप्लीट रूप से कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस क्लास के माध्यम से जो जानकारी आपको मिला वो बहुत ही अच्छा था, और बेहद ही जो है आपके लिए लाभदायक होगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो कि टेलीग्राम का है, सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।